हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. ठीक है। सुबह आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। अब काफी रिलैक्स हो रहा है। आज के पेपर में जो पहली आपकी न्यूज है वो आपने देखी होगी सभी ने। दो आज के पेपर में न्यूज है, खासकर हिंदू की बात करें तो नमस्कार टी सीरीज नाम है, आर सीरीज नाम अपना लिखा कीजिए ओरिजिनल। ठीक है। और आवाज म्यूट कर लीजिए। और सीरीज, हाँ ठीक है। अब देखिए टॉपिक, देखो कल एक बात और थी, कल एक बात और हुई है ना? वो ये हुई है मन की बात, है ना? मन की बात भी कल हुई है। तो मन की बात हुई है कल, और मन की बात से लोग इतना फ्रस्ट्रेट हैं कि मन में ही रख लेते हैं, इसको बाहर नहीं आने देते। ठीक है। तो लेकिन हमें तो जरूरी है, मन की बात नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या क्या बोला है, मन की बातें में क्या क्या डिस्कस किया है। तो जो आपको पता है, जो मेन आज की न्यूज है वो इसरो का जो PSLV C-51 जो लॉन्च किया गया है, रॉकेट लॉन्च, वो मेन न्यूज है। उस पर भी हम आएंगे। लेकिन कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीजें बताई हैं पूरे देश के लिए। तो देखिए क्या होता है कि शायद वो 1 घंटे का कितने देर का होता है मन की बात, मैंने कभी पूरा नहीं सुना। लेकिन जो भी हो, कितनी देर का होता है किसी को पता है? मन की बात शायद आधे घंटे का होता होगा, है ना? 40 या आधे घंटे, जो भी हो। बट आप ये समझिए कि वो जब मन की बात में आते हैं, मन की बात को लेकर, तो उनके सामने एक चैलेंज होता है और एक विजन होता है इंडिया के लिए, किन किन टॉपिक को वो शामिल करें। ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जो हमारे PM ने अपने मन की बात में जो जिन जिन टॉपिक को शामिल किया है, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो कितना आप उनसे एग्री करते हो, कितना नहीं करते हो, दैट इज अदर मैटर। बट क्या क्या चीजें उन्होंने, आप समझिए कि हमारे देश का खासम खास PM है और वो 40 मिनट बोलने जा रहे हैं, और 40 मिनट में वो क्या बोलेंगे, वो किन किन टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, किन किन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है। दैट मीन्स कि जो वो टॉपिक बोल रहे हैं कि वो पूरे इंडिया में मेन टॉपिक है, और UPSC वहां फोकस करेगी उनकी बात को लेके, क्योंकि वो ऐसा कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। तो पहले तो हम ये बता दें हमारे PM ने कल किन किन बातों पे बात की है। ठीक है। सबसे पहले, और उन्होंने अपने भाषण में, अपने बातों में जो बोला है वो हम बात करेंगे। भाषण नहीं है, मन की बात है, और टॉपिक बस समझना है क्या क्या उन्होंने हाईलाइट किया है। सबसे पहला उन्होंने हाईलाइट किया है एक टॉपिक, वो है सबसे पहला है तेजस। ठीक है, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तेजस के बारे में बोला है। ठीक है। तेजस तेजस के बारे में उन्होंने बोला है, पहला बात। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड और यूज किया है अपने उसमें, वो है LED की भी उन्होंने बात की है। तेजस उन्होंने स्टार्टिंग किया अपने अपने मन की बात में, तो बोला है तेजस आत्मनिर्भर की बात की है। आत्मनिर्भर भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तो एक वर्ड उन्हें बड़ा बड़ा अच्छा वहां पे निकाला है कि जो भी हो, बातें तो बहुत अच्छी होती है वहां पे, काम कुछ भी हो। वो वर्ड ये था कि आत्मनिर्भर
is not only target. Atmanirbhar is a symbol of nation. आत्मनिर्भर मीन्स राष्ट्रीय, एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, आत्मनिर्भर मीन्स राष्ट्रीय, मतलब नेशनल, मतलब इंडियन। बहुत बड़ी बात है। टॉपिक देखना, ठीक है, तो आत्मनिर्भर, उसमें तीसरा जो पॉइंट है, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द एलईडी, व्हाट इज द तेजस। नेक्स्ट थिंग है, एक है ये चिया सीड, ये सुना आपने? आवाज अपनी म्यूट कर लीजिए रविशंकर। अभी हम आपसे बात करेंगे, जो भी डाउट होगा। चिया सीड क्या? हाँ, अभी बस फटाफट समझ लीजिए क्या क्या उन्होंने बोला है। तो बस इतनी टॉपिक है, ये भी है। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। पहला चीज है इसमें। दूसरा उन्होंने जिक्र किया है बनाना का, बनाना का भी जिक्र किया, क्यों किया, कैसे किया, हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक जिक्र किया है कैच द रेन, कैच द रेन, कैच द रेन। नेक्स्ट उन्होंने किया है रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट पे यानी कि साइंस डे पे उन्होंने बात की है ना, साइंस डे पे उन्होंने बात की है। और उसके बाद उन्होंने बात की है लैब टू लैंड, 7th है लैब टू लैंड, इसकी उन्होंने बात की है, लैब टू लैंड। 8 पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है। एक वीट वैरायटी है, वीट की, विटामिन डी, विटामिन डी पे उन्होंने कुछ बात की, वो हम बताएंगे क्या था विटामिन डी। ठीक है, और उसके बाद है काजीरंगा डिस्कस किया है उन्होंने, काजीरंगा पर भी बात की है, काजीरंगा के बारे में बोला है कुछ, काजीरंगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि असम टेम्पल, असम टेम्पल भी उन्होंने जिक्र किया है, असम टेम्पल। एंड उसके बाद उन्होंने रविदास का भी जिक्र किया है, रैदास या रविदास। ठीक है, तो रविदास का भी जिक्र किया उन्होंने, रविदास या कह सकते हैं, हाँ ये है रविदास, रविदास। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एक बबीता नाम यूज लिया उन्होंने, लिया बबीता का नाम, तो कौन है हम बताएंगे। बबीता मतलब कविता से नहीं है, मतलब कुछ और है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गेम कमेंट्री, जो गेम की कमेंट्री होती है वो, ठीक है, गेम कमेंट्री, गेम कमेंट्री। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की है उन्होंने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये उन्होंने अपने मन की बात में इतनी इतनी बातें बोली। ठीक है, हिंदू ने इन चीजों को किसी को कवर नहीं किया, किसी को भी कवर नहीं किया हिंदू ने। और ये AIR न्यूज में जो 2 बजे का न्यूज है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ER की न्यूज में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। बट इसके बारे में सब कुछ जान लेना है फॉर UPSC प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बिकॉज दैट इज अ विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप समझते हैं, पहला है तेजस, तेजस आप जानते हैं तेजस के बारे में, दैट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस, है ना, कॉम्बैक्ट और लाइट हेलीकॉप्टर, यानी ये जो ये है, जो फाइटर प्लेन है इंडिया का, ये फर्स्ट इंडियन है। और ये कब डेवलप किया गया है, ये किया गया 2001 में इंडिया में। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर प्लेन, ठीक है, कॉम्बैक्ट फाइटर प्लेन है, पहला है जो भारत ने खुद बनाया है। किसने बनाया है ये, DRDO ने। ठीक है, DRDO ने बनाया है। कब बनाया है, 2001 में, 2001 में उसको डिजाइन किया है।
और किसने किया है ये किया है HAL ने, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL ने। तो खैर इसके बारे में 3 बातें समझ लीजिए। पहला पॉइंट तेजस के बारे में कि ये फाइटर प्लेन है, यानी लड़ाकू विमान है, ठीक है, फाइटर प्लेन। फाइटर प्लेन कब बना ये? 2021 में। कैसा है ये? इंडियन है, फर्स्ट इंडियन। यानी ये वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया हमारे पीएम ने? क्योंकि आत्मनिर्भर की बात हो रही है। आत्मनिर्भर मींस इंडियन। ये वर्ड उन्होंने कल इसलिए यूज किया है कि जब हम कोई चीज खुद की बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सेकंड चीज है कि इंडियन है, स्वदेशी है। उन्होंने और भी कई सारी बातें बोली हैं और ये चीज सही भी है कि उन्होंने खैर अपने लिए प्रचार किया है अपना, लेकिन आप लोगों को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चुना। उन्होंने बोला है कि जब आप स्विट्जरलैंड जाते हो, जब आप यूएस जाते हो, यूके जाते हो, तो आपको वहां कोच, रेलवे मेट्रो कोच मिलता है मेड इन इंडिया। तो आपको कैसा फील होता है? मतलब अब इंडिया में रेल मेट्रो कोच बन रहे हैं, इंडिया में रेलवे कोच बन रहे हैं। अगर आप सूडान में हैं, अगर आप यूएसए में हैं, यूके में हैं, अगर आपको वैक्सीन दिखाई देती है, उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, तो आपको कैसा फील होता है? तो वो चीज उन्होंने कोशिश की बताने की कि अगर वर्ल्ड में चीजें इंडिया की जाएंगी। उन्होंने क्या बोला कि ये सब हमने किया है और आपको क्या सोचना है, आपको समझना है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो इंडियन प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडियन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो 2 चीजें हमेशा होती हैं, 2 चीजें। पहला कि हमें उससे रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा चीज इंडिया के बारे में लोग जानेंगे, इंडिया का रेस्पेक्ट बढ़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ेगा, इंडिया का रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा, इंडिया का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इंडिया के जो लोग हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा विजन है। तो इसीलिए उन्होंने तेजस का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि भारत सरकार या भारत अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? तो आत्मनिर्भर को उन्होंने राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा है, राष्ट्रीयता के साथ। अब इसमें बीजेपी वाले से बात बोलोगे या कांग्रेस वाले से पूछोगे तो अलग अलग उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना? वो ठीक है, वो भी जो भी वो बात बोलेंगे वो भी ठीक है, बट अब का लेवल ये है कि जो चीजें हैं वो बतानी है। नेक्स्ट है इसमें एलईडी की बात की है। एलईडी में एक जब कोविड-19 हुआ था तो कोई झारखंड का कोई व्यक्ति है, झारखंड शायद बिहार का, उसने खुद की एलईडी बनाई है। तो एलईडी के बारे में कुछ भी, एलईडी के मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या इसका मैकेनिज्म है, तो वो हम कभी डिस्कस कर लेंगे। और इससे 2013 में या 14 में क्वेश्चन भी आया है एलईडी से, ठीक है, सारे क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, एलईडी से क्वेश्चन आया है। एलईडी बल्ब जो है वो कैसे, क्या है इसके बारे में। उसके बाद है चिया सीड्स। ये क्या है? काफी प्रधानमंत्री इसको मजाक के लहजे में बोला था कि चिया सीड्स क्या है। तो चिया सीड्स के देखो, चिया सीड्स इज ए प्लांट, इज ए सीड, एक तरह से पौधा है, एक तरह से ये अनाज है। और ये पहली बात तो सबसे पहले ये चिया सीड्स प्रोड्यूस किया गया था साउथ अमेरिका में, एक ट्राइब्स थी उसके द्वारा, ठीक है। तो सिर्फ इतना हमें 2 बातें समझनी है। व्हाट इज द चिया सीड? तो चिया सीड इज ए सीड, एक प्लांट है, एक क्रॉप है, एक फसल है, पहली बात। सेकंड चीज कि लोकेशन ऑफ दिस प्लांट। अभी ये न्यूज में क्यों है, हमारे पीएम ने इसको क्यों बोला? क्योंकि बाराबंकी के किसान इसकी खेती करना शुरू कर दिए। बाराबंकी समझते हैं आप लोग? यूपी है ना? मतलब हमें बाराबंकी से नहीं है, मतलब हमें यूपी से नहीं है, मतलब ये हमें ये है कि देयर इज टेम्परेचर इज
28 डिग्री टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर का ये प्लांट है, मतलब इस टेम्परेचर का ये प्लांट है। दैट मीन्स दे मे आस्क द क्लाइमेट या जोग्राफिकल रीजन ऑफ द चिया सीड्स। पूछिए किस कंट्री में नहीं हो रहा है, मान लीजिए चिया सीड्स किस कंट्री में नहीं हो रहा, ऑप्शनल दे देंगे वो, है ना। तो अगर मान लीजिए वो दे देंगे इंडोनेशिया, ओके, एंड सेकंड ऑप्शन दे दिया श्रीलंका, एंड थर्ड ऑप्शन दे दिया इसमें साउथ अफ्रीका, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया इसमें स्वीडन। ठीक है, पूछेगा किस देश में चिया सीड्स नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। ओके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश एंड बिहार, किस स्टेट में हो सकता है? दैट आंसर विल बी बिहार, क्योंकि ये क्रॉप बाराबंकी में शुरू की गई है इंडिया में। बाराबंकी मीन्स प्लेन एरिया, गंगा प्लेन एरिया। दैट मीन्स that not maybe Arunachal Pradesh, not main Sikkim, not main Himachal Pradesh, that will be only in plain area and tropical and subtropical regions. ये तो बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड चीज, what is the use of this seeds? That is a very very healthy and beneficial for the human, बहुत ज्यादा हेल्दी है ये। कभी आप इसके नेट पे गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, तो पहली बात है कि ये बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें ओमेगा 3 होता है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दैट इज ए गुड फॉर हेल्थ। इसमें बहुत सारा है, तो ये एनर्जेटिक है, दैट इज यूज फॉर द एनर्जी, ये एनर्जी के लिए यूज होता है सीड्स। तो जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के बादाम खाओ, तो ये बादाम की तरह है, ये हेल्दी है, एनर्जेटिक है, इसमें फाइबर है, ओमेगा 3 है, एंड विटामिन है, प्रोटीन्स है, दैट इज गुड फॉर द डायबिटीज पेशेंट एंड गुड फॉर द इम्यून सिस्टम। अभी इसका बहुत ज्यादा, अभी इंडिया इसको इंपोर्ट करता है। हाँ, क्वेश्चन ये भी बनेगा, इंडिया इज ए आत्मनिर्भर या इंडिया हैज प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑफ चिया सीड्स? नहीं, अभी तक इंडिया इसको बाहर से इंपोर्ट करता था। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इसलिए किया है कि पहली बार इसको बाराबंकी में किसानों ने उगाया है। तो बाराबंकी याद रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि लोकेशन मींस सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन, रेन 75 टू बाराबंकी किधर है, 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, एंड एरिया प्लेन एरिया। तीन बातें, टेम्परेचर जो दिल्ली में टेम्परेचर है वही बाराबंकी में है, बस। अब रेनफॉल दिल्ली से थोड़ी ज्यादा है, मतलब 75 टू 125 रख लीजिए, नॉट 25 सेंटीमीटर, नॉट 250 सेंटीमीटर, that will be 75 to 125 centimeter required rainfall for the chia seeds. क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूं इस चीज पे? वो पूछेगा आपसे, प्लेन एरिया से पूछेगा। ठीक है, तो ये शायद समझ में आ गया होगा आपको कि चिया सीड्स क्या है, इसके बारे में लिख लेना। कैसे फॉर्मेट बनाना है आपको, देखो इसका फॉर्मेट बनाना मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है कि व्हाट, ये है क्या। ठीक है, सेकंड बनाना है इसका व्हाट इज द लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन मींस एरिया कहां पर ये हो सकता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या क्या रिक्वायर होता है। क्लाइमेट मींस टेम्परेचर एंड रेनफॉल, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सीड्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सीड। तो यूज आपको बता देना। तो ये आपका फॉर्मेट होगा, व्हाट इज द चिया सीड्स। तो चिया सीड्स इज ए क्रॉप, इज ए सीड्स, एंड लोकेशन कहां पर होता है, इन सब ट्रॉपिकल रीजन, इन प्लेन रीजन, क्लाइमेट रिक्वायर्ड आपको मैंने बता दिया है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यूज, तो दैट इज गुड फॉर द हेल्थ,
for the increase in immune system and control the blood pressure and control the diabetes and omega-3 and have the fibers. ठीक है, तो ये इसका यूज है। अभी तो चिया सीड्स आप समझ गए होंगे क्या है, इस पर लिख लेना कुछ ना कुछ आप लोग। कोई डाउट है? अच्छा, मैं आपकी आवाज को एक्टिव करता हूँ, मैं आपकी वॉइस को एक्टिव करता हूँ अभी। शायद हाँ, मैंने आवाज बंद की थी। आप खुद से अपना माइक बंद रखेंगे तो हमें नहीं करना पड़ेगा। आप लोग माइक नहीं बंद रखते तो करना पड़ता है। ठीक है, आपका वॉइस एक्टिव है, आप कुछ पूछ सकते हैं डाउट हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात की उन्होंने बनाना की। बनाना की क्यों बात की है? बनाना की उन्होंने इसलिए बात की है कि एक साउथ इंडिया में एक कैंडिडेट है, नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, नाम जरूरी भी नहीं है। साउथ इंडिया के कैंडिडेट ने बनाना का जो प्लांट है उससे रस्सी बनाना, उससे वायर बनाने की या रस्सी बनाने की टेक्नोलॉजी खोजी है। जो नारियल से रस्सी बनता है या प्लास्टिक की रस्सी बनता है, उन्होंने उस केला या बनाना के पेड़ से रस्सी बनाने का नया तरीका खोजा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग लाइक द जूट। ये जूट की तरह स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात है कि वेस्टेज ऑफ बनाना में बी यूज, है ना, वेस्टेज ऑफ बनाना में बी यूज, एंड सेकंड दैट इज इको फ्रेंडली, एंड थर्ड दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स। ये इनकम का सोर्स है। लास्ट दैट इज द डीकंपोजेबल, ये डीकंपोजेबल हो जाएगा। तो बनाना से पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी हो। ठीक है, बनाना, तो बनाना से ये नहीं पूछेगा, नाम नहीं पूछेगा, है ना। तो उन्होंने जिक्र किया है जी। सर ये जो आपने बाराबंकी का जो जिक्र किया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का जो जिक्र किया, ये कहाँ पर, ये बिहार में या यूपी में? बाराबंकी सुना है? बाराबंकी यूपी में है। बाराबंकी जो है वो यूपी में है और मिडिल यूपी में है। मिडिल यूपी मतलब लखनऊ के आसपास। कहाँ का पौधा है? जी, प्रॉपर कहाँ का पौधा है? प्रॉपर कहाँ का पौधा है? प्रॉपर पौधा है ब्राजील का, ब्राजील का है। ब्राजील की एक ट्राइब ने उसको पहली बार उगाया था। ये शायद आप फोटो में देखें तो मिल जाएंगे। तो तिल, जैसे तिल होता है ना, वैसे ही ब्लैक कलर का होता है। मार्केट में मिलता है, कॉस्टली है थोड़ा सा, है ना, कॉस्टली है। इसको लोग खाते हैं मॉर्निंग में एज ए एनर्जी के लिए। तो ये है, अगर ब्राजील में प्रोड्यूस हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं क्या क्लाइमेट होना चाहिए इसके लिए। और फिर बाराबंकी समझ जाएंगे ना, बाराबंकी सफिशिएंट है। बाराबंकी मींस मिडिल यूपी है। बनाना, अल्ताफ बताएं, कुछ कह रहे थे? अब नेक्स्ट बात उन्होंने की है, कैच द रेन। कैच द रेन, दैट मींस रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने देखो, कैच द रेन का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो चाहते हैं कि जो रेन वाटर है उसका स्टोरेज हो, रेन वाटर स्टोरेज। तो रेन वाटर स्टोरेज से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार प्रीलिम्स में। ओके, आप देख लीजिए, इंडिया ईयरबुक में रेन वाटर के बारे में क्या दिया हो। आप देख लीजिए जो वाटर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके बारे में क्या दिया हुआ है। आप देख लीजिए इकोनॉमी सर्वे में क्या है। आप देख लीजिए करंट में न्यूज में क्या आ रहा है वाटर स्टोरेज के बारे में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कैच द रेन। सीधा ये भी दे देंगे, कैच द रेन मींस क्या है। वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच द रेन, यानी जल का भंडारण करना, ये कहता है कैच द रेन। तो किससे कुछ भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है साइंस डे। साइंस डे खैर आप जानते ही हैं, ठीक है। कल विज्ञान दिवस था, है ना, कल विज्ञान दिवस था। और विज्ञान दिवस, साइंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फेब को हर साल। ठीक है, 28 फेब को हर साल मनाया जाता है साइंस डे, इन द रेस्पेक्ट रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के सम्मान में। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन इफेक्ट।
तो रमन इफेक्ट। अब ये रमन इफेक्ट किसने दिया था? इन 1930 या 31 सी बी रमन, सी बी रमन द्वारा ये दिया गया था, सी बी रमन द्वारा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं साइंस डे कब मनाया जाता है। दैट इज नॉट डेट बर्थडे या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रमन, सी बी रमन। ये उस दिन है जिस दिन उन्होंने दिया था रमन इफेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये है क्या, ये क्या था रमन इफेक्ट, बता सकते हैं कोई? व्हाट इज द रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट? सीधा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई वी सेलिब्रेट साइंस डे at the 28th Feb, because we got the Raman effect given by the Raman, C.V. Raman। तो रमन इफेक्ट का मतलब था पहली बार दुनिया को उन्होंने बताया था, सी.वी. रमन ने, कि आकाश क्यों नीला दिखता है और समंदर क्यों नीला दिखता है। That was the रमन इफेक्ट। पहली बार वर्ल्ड को बताया था कि what is the reason sky is blue, what is the reason ocean water is blue, क्या रीजन है? रमन इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश प्रकीर्णन, शायद यही है स्कैटरिंग। हाँ, प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये रमन इफेक्ट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हम लोग खड़े हैं यहाँ पर हैं, तो सन से जो रेडिएशन आता है, और हाँ, हमारे और सूर्य के बीच में एक रिलेशन है, एक कनेक्टिविटी है, एक मीडिएटर है। दैट मीडिएटर इज द एटमॉस्फेयर, दैट इज मीडिएटर इज एटमॉस्फेयर बिटवीन सन एंड अर्थ। इन एटमॉस्फेयर में तीन चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर एंड गैस, तीन चीजें हैं। ओके, अब देखिए स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या था। उन्होंने कहा कि जब सोलर रेडिएशन आता है पृथ्वी की ओर, तो सोलर रेडिएशन डस्ट पार्टिकल पर पड़ता है, ठीक है, जो हमारे डस्ट पार्टिकल है। सोलर रेडिएशन हैज 7 कलर्स, जो रेडिएशन है उसमें 7 कलर होते हैं, जो भी कलर है वो सारे कलर है रेडिएशन में, लाल, हरा, नीला, पीला, सारे। जब वो डस्ट पार्टिकल पर रेडिएशन पड़ता है, कौन सा डस्ट पार्टिकल? दैट वी हैव इन एटमॉस्फेयर, दैट इज 4% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर। वो फिर अदर थिंग है। जब वो डस्ट पार्टिकल पर पड़ता है तो जो कलर है वो स्कैटर हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं चारों तरफ। इसी वजह से चीजें हमें अब जैसे कलर रेड भी था, है ना, कलर ग्रीन भी है, कलर ब्लू भी है, तो जो भी कलर है सारे हैं, बट सबसे ज्यादा स्कैटरिंग पावर किस कलर में है? ब्लू कलर में, नीले में। नीला कलर सबसे ज्यादा फैलता है। जब नीला कलर फैलता है तो इसलिए हमें ओशियन का वाटर है वो भी नीला दिखाई देता है, और जो आसमान है वो भी हमें नीला दिखाई देता है, नीला फैलने की वजह से। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सनराइज होता है तो हमें लाल दिखता है, सनसेट होता है तब भी हमें लाइट दिखता है। तो मैक्सिमम जो स्कैटरिंग है या मैक्सिमम जो फैलाव है, दैट हैव द ब्लू कलर, एंड मिनिमम स्कैटरिंग दैट हैव द रेड कलर। ठीक है, तो मिनिमम इसमें है और मैक्सिमम इसमें है। जब सूर्य से सारे कलर हमारी ओर आते हैं, जब सनराइज होता है सारे कलर आते हैं, बट मैक्सिमम कलर स्कैट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो हमसे काफी दूर होता है, वो कलर ही हमारे तक आता है जो नहीं फैलता है, कम फैलता है, कम स्कैटर होता है, वो कलर होता है रेड। तो ये भी ध्यान रखना। तो बहुत सारी चीजें थी कि रमन इफेक्ट से क्या क्या हुआ था। अब आप समझ गए कि स्काई का कलर
ये बताया हमें स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है। उसके बाद ओशियन वाटर, ओशियन का जो वाटर है, ओशियन वाटर जो कलर है वो क्यों है, वो हमें बताया। सेकंड थिंग, सनराइज सनसेट, ठीक है। तो जो सनराइज होता है या सनसेट होता है या सनराइज होता है, ठीक है, तो इस समय उसके बाद है रेनबो। रेनबो, रेनबो भी इसी से बनता है, रेनबो स्कैटरिंग से, रेनबो। तो ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग लाइट कहाँ कहाँ में दिखाई देती है, स्काई ब्लू में, ओशियन वाटर में, एंड सनसेट एंड सनराइज में, एंड रेनबो में। रेनबो में जो कलर हैं वो किससे स्कैटर कर जाते हैं, ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉप से हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि रेनबो बारिश होने से पहले बनता है, इंद्रधनुष बारिश होने के बाद बनता है, कि जो रेडिएशंस आ रही हैं वो वाटर ड्रॉप जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर पे है उस पे पड़ के वो स्कैटरिंग हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि उस पे कई सारे कलर होते हैं, मैक्सिमम, मतलब नीला भी रहेगा, हरा भी रहेगा, पीला भी रहेगा, सारे कलर दिखाई देते हैं, सातों रंग आप कहीं ना कहीं देख सकते हो उसमें। तो ये था आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? तो ये था। वैसे यहाँ पे इसको समझाने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि हमें आगे समझाना था। अच्छा, इसके बाद कोई टॉपिक था यहाँ पे साइंस डे के बाद इस रो में? नहीं था शायद। हाँ, ये है। तो कभी आपको फिर से समझना हो रमन इफेक्ट तो बता देंगे। नेक्स्ट था इसमें, आज तो मन की बात में सारी टाइम निकल गया, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट है इसमें लैब टू लैंड। लैब टू लैंड, इसका मतलब क्या है हमारे पीएम के कहने का? साइंस should be applicable. Science, technology should be useful. Science, technology या science should be practically useful. अब जो साइंस है वो सिर्फ लैब में ना रह के जमीन तक जाए, यानी सीधे सीधे हम केवल लैब को सुनते हैं, लैब का क्या यूज है। तो उन्होंने कहा है कि इस बहुत इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था उनमें, ये साइंस यूज फॉर ह्यूमन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये तो विज्ञान का यूज हो वो डायरेक्ट ह्यूमन के, मानव के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। हम ऐसा ना हो सारी चीजें केवल लैब में बनाते, लैब में रख लेते हैं। तो लैब टू लैंड, अब साइंटिस्ट को जमीन पर भी जाना है, तो अपना जो उन्होंने किया है उसका इम्पैक्ट दिखाना है और लोगों को फायदा हो जिससे। तो इसे ये उनका कहना है, साइंस विल बी यूज फॉर द ह्यूमन डायरेक्ट। कितने लोग हैं जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड देखा है अपनी आंखों से? नहीं। तो दैट इज नॉट should be ideology, that not should be a scheme, that not should be only program in the paper, that will be applicable, use, direct use। किसानों को पता होना चाहिए क्या है ये, बस सुनते हैं मन की बात में। तो ये है लैब टू लैंड। नेक्स्ट है इसमें व्हीट विटामिन। अभी एक साउथ के हैं, नाम जरूरी नहीं, आप देख लेना। तो व्हीट के जो वैरायटी है या जो व्हीट का कह सकते हैं यूज है, उन्होंने विटामिन डी यूज किया व्हीट में। तो विटामिन डी का मतलब है, अब जो पहले आप उसमें था गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए डाला गया था। अभी एक व्हीट की प्रजाति यानी गेहूं की प्रजाति ऐसी डेवलप की गई है जिसमें विटामिन ए के साथ में विटामिन डी भी है, ठीक है। तो कभी इससे क्वेश्चन बन सकता है व्हीट को लेके, अभी तक गोल्डन राइस हमने सुना था। और ये सारी चीजें आत्मनिर्भर हैं, दैट मीन्स ये लॉकडाउन का चमत्कार है। लॉकडाउन का पूछा था क्या क्या का यूज है, ये सारी चीजें लॉकडाउन में हुई है। एलईडी का बनना, चिया सीड्स का बनना, बनाना से रस्सी का बनना, ये सब लॉकडाउन में हुआ है। कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन, मैंने क्या बोला था, ध्यान दो आप लोग क्लास पे, हमने अगस्त में बोला था ये चीज
कि लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पछताएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉकडाउन से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शायद आपको याद होगा, मैंने अगस्त में ये चीज बोली थी आपको। लॉकडाउन को या तो लोग बुरे तरीके से याद करेंगे, कुछ लोग इसको अपना अपॉर्चुनिटी का एक टाइम पीरियड मानेंगे। ये मैंने बोला था और ये सारा रिजल्ट उसी का है। ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा समय था। नेक्स्ट, अच्छा तो नहीं कहते लेकिन ये सारी चीज इन्वेंट हुई है। नेक्स्ट है इसमें काजीरंगा। काजीरंगा भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। काजीरंगा क्यों बोला उन्होंने कि काजीरंगा में अभी डायनासोर का काउंटिंग शुरू तो हुआ। आपने वीट विटामिन बताया ना, जी, वीट विटामिन। विटामिन ए होता है व्हीट में, लेकिन जो अभी जो सीड को डेवलप किया गया वो विटामिन डी डाला गया उसमें। और ये एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं, उन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, वैसे जो व्हीट है दैट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। गेहूं में विटामिन ए होता है, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में, उसी तरह से जब राइस में विटामिन ए डाला गया दैट वाज नोन एज द गोल्डन राइस। उसी तरह से व्हीट में विटामिन ए के जगह पे विटामिन डी डाला गया, विटामिन ए प्लस डी। इसका मतलब है कि एक डिजीज है रिकेटिस, इसको बोलते हैं हम लोग सूखा रोग, बच्चों में बहुत होता एलईडी क्या है? है। एडिटिंग सबके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है, बारे में बता देता हूँ। एलईडी से सिर्फ मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका यूज क्या है। जो भी मैंने टॉपिक यहाँ लिखे हैं वो मैं सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा क्लास में, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने साइंस डे को डिस्कस किया वैसे सबको करूंगा, बस थोड़ा सा आप कर लीजिए। काजीरंगा, काजीरंगा आपको पता है कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है और काजीरंगा में वन हॉर्न राइनासोर पाए जाते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना, कि वन हॉर्न राइनासोर इज ओनली इन द इंडिया इन काजीरंगा। तो ऐसा नहीं है कि काजीरंगा असम में भी, सॉरी अफ्रीका में भी है। तो काजीरंगा से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, असम टेम्पल, उन्होंने कहा है कि जो टेम्पल बनाने का आर्ट है, असम का कल्चर है, बहुत ही फेमस है। अच्छा, असम में एक टेम्पल है, उसका नाम बताएंगे? बहुत फेमस है वो, कामाख्या टेम्पल। नाम सुना होगा आपने, कामाख्या टेम्पल। तो असम कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या क्या टॉपिक शामिल किए थे अपने मन की बात में, उन्होंने क्यों किए हैं और इस पे हमें क्या करना है आगे। हो सकता है वो असम का टेम्पल ना पूछे, साउथ का टेम्पल पूछ ले। टेम्पल उनकी हेलो सर। जुबान पे आया। हेलो, यस, कह रहे हैं सर कि असम में टेम्पल बिरदेश्वर मंदिर वहीं पर पड़ेगा कहीं और पे? ब्रदर्स रिमेंडर तो साउथ इंडिया में है। हम सॉरी ये सर। कह रहे हैं टेम्पल उन्होंने बोला है ना, तो असम के टेम्पल तो हमें देखना ही है, साथ में जी सर। नांगर, बेसर, द्रविड़, ये सारी चीजों को देखना है। और सर असम में नदी मांजुली बहती है ना? हाँ, असम में माजुली आइलैंड, हाँ माजुली का भी जिक्र किया उन्होंने, अभी हम बात करेंगे। जी आप लोग फिर से ज्वाइन कर जी लेना उसी प्रोसेस से, ये कटने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ठीक है सर। अभी बस सुन लीजिए। ठीक है, और असम में उन्होंने माजुली आइलैंड का भी जिक्र किया, वो भी ठीक है। तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि उन्होंने असम टेम्पल की बात की है, माजुली आइलैंड्स की बात की है, एंड रविदास की बात की है। रविदास, रविदास का नाम जानते हैं आप लोग। रविदास को हमने डिस्कस भी किया था और काफी अच्छे से डिस्कस किया था रविदास को लेके। ठीक है, और आप जानते हैं, कोई बता सकते हैं रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत जल्दी से। सर बनारस में। बनारस में, हाँ, बनारस में सर, बनारस। बनारस में। काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया मैंने, और इसको उनके पिता का नाम हमारे अमृता पीएम है। ने भी बोला है। तो जितना डिस्कस किया है क्लास में वो अच्छे से समझ लेना, फिर से दोबारा से जी बार बार उसको पढ़ना, कुछ वहीं से बनेगा। नेक्स्ट है इसमें बबीता जी। ठीक है, अच्छा बबीता जो नाम आया है, सुन लीजिए इनका,
ठीक है। जो बबीता जो नाम आया है वो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, डेवलप की है, ये झारखंड की है वाटर कंजर्वेशन को लेके। तो नाम बबीता से मतलब नहीं है हमें, मतलब ये है कि वाटर कंजर्वेशन, वहां वाटर स्टोरेज भी था, वाटर कंजर्वेशन भी था, तो दोनों चीजों को उन्होंने बात की है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, तो वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी शुरू की है। वो क्या है क्या नहीं है इसका हम डिस्कस कर लेंगे, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन ये बनेगा कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों न्यूज में है। उसके बाद था इसमें गेम कमेंट्री। हाँ, एक उन्होंने ये भी बोला है कि दैट विल बी ए न्यू फील्ड फॉर द यूथ फॉर द एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई गेम्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में, इतने लोग हैं, है ना, मतलब अगर मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है या कोई भी क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट को कितने ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में कमेंट्री की जा सकती है। तो कमेंट्री का जो फील्ड है उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा फील्ड है। और मान लीजिए हमारे यहाँ मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है ना, मणिपुरी है, मिजो है, असमी है, ठीक है, बंगाली है, उड़िया है, मतलब कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। जो हम बात कर रहे हैं उस ये बात हमारे जो हमारे गांव का ताऊ है वो नहीं समझ पाएगा। हरियाणा में, मेरठ में उनको हरियाणवी में ही समझना है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में नहीं है, लेकिन उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में समझना है। तो आगे इस पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है, खासकर मेंस में बन सकता है। और ये जो लोग इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा हमारे पीएम ने बोला है कि कमेंट्री इज आल्सो इज ए बिग लार्ज एरिया फॉर द न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर द न्यू जनरेशन। तो क्या क्या कौन कौन सा एरिया है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया हैज अराउंड 2000 लैंग्वेजेस। तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उनका कमेंट्री किया जाए तो बहुत उसका सोर्स है, आगे स्कोप है। नेक्स्ट बोला था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो एक टूरिज्म के लिए अच्छा है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो खैर हमारे पूरे साल में 2 साल में न्यूज में रहता ही रहता है, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये थे आज टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किए हैं मन की बात में। अब आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछिए आप लोग, ठीक है, बताएं। सर आपने जो असम का जिक्र किया था, आसाम, असम टेम्पल, उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ टेम्पल इन आसाम, दैट इज ए न्यू एरिया फॉर द कल्चर, ये फॉर द टूरिज्म। तो आसाम में जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिर हैं, वो अपने आप में कल्चर के लिए बहुत फेमस है, ये है। और आसाम का जिक्र उन्होंने कई बेस पे 3-4 बार किया है, आपको पता ही है। काजीरंगा को लेकर उन्होंने किया है, एंड माजुली आइलैंड को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, एंड टेम्पल को लेकर जिक्र किया है। तो आसाम उनकी 3 बार उनके मुंह से निकला है आसाम। तो आसाम से समझ सकते हो आप क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज वो शायद अगली बार करेंगे, जो अभी बहुत एक ब्रिज बना रहे थे वो, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा पे था, शायद कल परसों डिस्कस भी किया है हमने, तो वो भी है। आसाम को लेके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और किसी का बताएं। कल एक स्टूडेंट थे, बोले सर मेरा जवाब नहीं दे पाए, कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्या क्या नाम था, आर सीरीज, बताएं, आप ही थे क्या? सर हाँ सर 3-4 दिन पहले एक क्लास लिए थे, उसका एक क्वेश्चन पॉलिटी का रह गया था, मैं पूछ लूं क्या? जी बताएं। सर उसमें आप स्टेट को 352 था आर्टिकल जो था, उसके तहत सर स्टेट जो असेंबली है वो क्या बोलते हैं सस्पेंड होती है। नहीं, मंत्रिमंडल बस सस्पेंड होता है या स्टेट केवल असेंबली भी majority। होती है आर्टिकल 352 के तहत? केवल राष्ट्रपति शासन में सर। हाँ हाँ, जी। दैट केवल उसमें
जो पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो ट्रांसफर होता है गवर्नर के लिए सिर्फ। जो सर एमएलए वो जो जी सर जो वो भंग नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, जो एमएलए है वो एमएलए ही रहेगा। डिसॉल्व असेंबली का मतलब ये होता है कि विधानसभा स्थगित का मतलब ये होता है कि पूर्व एमएलए लग जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन में जो एमएलए हैं वो एमएलए ही रहेंगे। ध्यान रखना है कि जो एमएलए हैं या जो एमपी हैं उनका जो टेन्यूर है वो 5 ईयर का है, 5 इयर्स का है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है कहीं भी तो ऐसा नहीं है कि एमएलए खत्म, ऐसा नहीं है। तो एक्स एमएलए बनेंगे आफ्टर 5 ईयर। हाँ, एक्स एमएलए बन सकते हैं जब वो पार्टी से निकाल दिए जाए या कुछ और हो, बट केवल जो जुडिशरी पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यकारी शक्ति है, वो केंद्र के हाथ में चली जाती है बस। बाकी सस्पेंड नहीं होता है। सस्पेंड का मतलब होता है फिर से इलेक्शन। ये चीजें हैं, ठीक है। सर विधानसभा, मेरा भी यस हाँ यस यस सर मेरा आप भी एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है सर। जी बताएं। सर हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है, अगर वो लीव पे जाए या वो बीमार हो जाए तो फिर उसकी जगह कौन ले सकता है? उसकी उसकी जगह जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा वो लेंगे। सीनियर सेकंड मोस्ट जज इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एज। अगर मान लीजिए जो सीजेआई है उनका उनका जो एज है 58 ईयर, है ना, 58 ईयर ओल्ड। जो नेक्स्ट जिसकी एज होगी मान लीजिए 53 है, तो दैट नेक्स्ट सीजीआई विल बी नेक्स्ट होगा। ये केवल उनका प्लेस लेंगे, सीजीआई नहीं बनेंगे, केवल ही प्लेस लेंगे उनका लीव पे लिए। ये चीज है। सर अगर परमानेंट उनको सीजीआई बनाना है तो उनको प्रेसिडेंट फिर ओथ दिलाते हैं परमानेंट। तो ये चीजें हैं। जैसे मान सर एक लीजिए, क्वेश्चन और पूछना हाँ था। जी बताएं। सर 2015 यूपीएससी में आया है और सर 2 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से सेकंड स्टेटमेंट क्यों सही है ये तो समझ आया, लेकिन एक और स्टेटमेंट है वो कैसे सही है समझ नहीं आया। सर उसमें स्टेटमेंट ये है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और सेकंड था सर, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो प्रवर्तनीय नहीं है ये तो पता है। बस पहला वाला कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये कैसे सही है सर? कौन से तत्व? नीति निर्देशक तत्व के बारे में है सर। अच्छा हाँ, अच्छा आप बोलिए। नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, ठीक है। अब पहला सेंटेंस जी बताइए, सर, पहला सेंटेंस बताइए। ये तत्व जी ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। हाँ, और सेकंड है सर, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन आपको क्या समझ नहीं आया कि पहला कैसे सही है? फर्स्ट वाला यस सर, ओके, जब कैसे व्याख्या करते हैं? कैसे व्याख्या करते हैं उनका पहला वर्ड बोलिए क्या है पहला वर्ड? सर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। ओके, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक, लोकतंत्र हाँ, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब, देखो व्याख्या का मतलब ये है कि जो चीजें लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड है या जो जो हम पे रूल करेगा, ठीक है, जो हम पे रूल करेगा उसको हम लोग बनाएंगे, है ना, हम सभी लोग उसको बनाएंगे। यही तो होता है, दैट इज अ डेमोक्रेसी। जो हम पर रूल करेगा वो उसको हम खुद लोग इलेक्ट करेंगे, तो दैट इज अ डेमोक्रेसी। ओके, अब इसने पूछा है सामाजिक आर्थिक और और क्या वर्ड यूज किया है एक बार मैं। सर सामाजिक आर्थिक बस है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। अच्छा ठीक है, ये तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो इसमें इसमें समझने में देखो ऐसा, पहली बात है सर कि स्टेट के ऊपर फाउंडेशन तो नहीं है हमारे नीति निर्देशक तत्व, तो फिर वो कैसे व्याख्या कर सकते हैं? मतलब ये था कि वो जो है सरकारें अपनी मर्जी से उस पे कानून बनाती है, वो फाउंडेशन तो नहीं है स्टेट के लिए जो कुछ भी नहीं है डी उसमें नीति निर्देशक तत्व में दिया है।
तो फिर कैसे व्याख्या होगी? तो इसमें जो आंसर है वो दोनों सही है, ये बात तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दोनों सही है। ये सेकंड आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड में कोई डाउट तो नहीं है? सेकंड है इसमें कि इन तथ्यों का उबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है, यानी इनको हम किसी कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, पहला जो सेंटेंस कह रहा है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है, यानी ओके, हाँ ठीक है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये व्याख्या इससे करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मीन्स स्टेट को ये गाइडलाइन दी गई है कि यू शुड डू फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना है। लोगों की भलाई में किसकी? सोशो, यानी किसी तरह का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो वो नहीं होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक, और आर्थिक, यानी आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत आपको मिनिमाइज करना है। एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो जो आपको जो समझ में आ रही है चीजें वो ये हैं कि जो हमारा सरकार है यानी स्टेट है, उसको डायरेक्शन दिए गए हैं कि आपको किसी भी तरह से सामाजिक आर्थिक यानी सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाने देना है, उनको कम करने की कोशिश करना है। तो यही है कि अगर कोई भी ध्यान रखना है, अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड पर्सन इलेक्टोरल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान समझिएगा, इलेक्टेड पर्सन या इलेक्टेड बॉडी इलेक्टोरल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्टोरल मीन्स जिन लोगों ने इलेक्ट किया है, तो यही डेमोक्रेसी है। तो ये कह रहा है और कुछ नहीं है। आपको इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसमें? सर इसलिए हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट नीति निदेशक तत्व के हिसाब से ही काम करे, जरूरी तो नहीं। नहीं मतलब जो जरूरी चीज बॉन्डेड हो तो नहीं, हाँ जो जरूर। चीजें बॉन्डेड है सर, तो जैसे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पे सर, मूल अधिकार क्या है, उसको प्रवर्तनीय भी है और हम हासिल कर सकते हैं, पर मूल कर्तव्य ऐसे है कि लोग मानते भी हैं नहीं मानते, वैसी नीति निदेशक तत्व है। तो फिर वो व्याख्या कैसे कर सकते हैं जब बॉन्डेड नहीं है स्टेट उसके लिए? ये था बस। अच्छा, वांटेड नहीं है, नहीं तो उसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। देखो, लोकतंत्र का मतलब इसमें सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहे हैं ये कि जो रूलर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसको इनके बारे में करना चाहिए। सोशल इकोनॉमी दोनों तरह से इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है, बाकी बाइंडिंग ये नहीं है। आप ये कहना चाहते हो कि डेमोक्रेसी का मतलब है बाइंडिंग। अच्छा ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं आपको कि डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जो 26 को जो किया लोगों ने, क्या वो डेमोक्रेटिक हम समझ के उनको छोड़ देंगे? है ना? नहीं सर। अगर वहां उनको नहीं छोड़ देंगे तो यहाँ भी चीजें हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं है दैट इज 100% फोर्सेबल या 100% हमें करना ही करना चाहिए। हमें कुछ अगर राइट दिए गए हैं तो हमें कुछ बाउंडेशन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 2015 का पेपर है। Consider the following statement regarding the directive principal state policy, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, इसके बारे में बात की है। तो पहला सेंटेंस है इसमें, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री, ठीक। तो दूसरा है, द प्रोविजन कंटेंट इन द दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के द्वारा ये फोर्स नहीं किए जा सकते। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी को ये समझ लेते हैं कि हमारी जो हम चाहे वो करें, ठीक है। बस इतना समझना है कि
एक बहुत सिंपल सा देते हैं हम आपको। पहले पॉलिटी में जो स्टेट होता है, ध्यान रखना, पॉलिटी में स्टेट वर्ड हम यूज करते हैं। स्टेट मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डीपीएसपी दिए गए, जो डीपीएसपी दिए गए हैं, ठीक है, जो डीपीएसपी दिए गए हैं, ये क्या दिखाते हैं कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, है ना, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। तो ये डीपीएसपी हमें दिखाते हैं क्योंकि सरकार की ये ड्यूटी है कि हम उनके प्रति लॉयल रहे और उनके वेलफेयर की बात करें। तो बस इतनी सी बात है इसमें। यूपीएससी इतना तो घुमाएगा, इतना तो बनता है उनका। तभी तो कहते हैं यूपीएससी क्वेश्चन जब भी आता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और अच्छा, आज टाइम तो शायद कम रह गया है, आज क्लास हम और नहीं ले पाएंगे, ये क्लास ही ठीक थी। और बाकी क्लासेस जो शाम को है, शाम को जो क्लास एनसीईआरटी के वो सब रहेंगी, बाकी जो जीएस है और टेस्ट है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल कर लेंगे। जैसे ये जो पेपर में आया था सैटेलाइट वाली बात थी, जितने भी हमने जो लिस्ट आपको दी है उनको समझिएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, टॉपिक आज नेशनल बेम्बू मिशन था, ठीक है। बाकी हम लोग कल ही मिलते हैं, ठीक है।